हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। कि बेसिक में अपनी कंटिन्यू में सीरीज चल रही है। सेकंड टर्म का अपना थर्ड चैप्टर चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का आपका आएगा। 2 MCQ या एक शॉर्ट आंसर में, या फिर दोनों शॉर्ट हो सकते हैं, या फिर चारों, नहीं फिर 3 ही क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अभी के अकॉर्डिंग तो 2 MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे से करना। जो बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको बताया जा रहा है, पता चल रहा है कि हाँ दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू और एग्ज़ाम। बिफोर स्टार्ट द क्लास, बिफोर कंटिन्यूइंग द क्लास, मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स और बैचलर्स में टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। यू कैन ट्रस्ट मी। और उसी ट्रस्ट के बिहाफ पे श्योरिटी मैं ले रही हूँ कि आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा ही आएगा। एक बार आप पहले देख लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ताकि आपको पता चलता रहे। देखो, प्रिपरेशन करना एक अलग चीज़ है, उस चीज़ को समझना एक अलग चीज़ है। मतलब मुझे प्रिपेयर करना है तो मुझे कौन कौन से चैप्टर अच्छे से करने पड़ेंगे। तो ये सारा का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कुछ बता रखा है 21 एंड 22 के बैच के अकॉर्डिंग। सो अपना देख लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन 4 मार्क्स का आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईजी सा है। और इम्पोर्टेंट इस बेस पे भी है क्योंकि जिसको बैचलर्स करनी है नॉन मेडिकल के साथ, वो या फिर बी आर्ट्स विद आर्ट्स होता है, या इकोनॉमिक्स विद मैथ्स है, तो उनके लिए बैचलर डिग्री में डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा का पूरा पेपर आएगा। और मास्टर्स डिग्री करनी है तो उनके लिए तो OD नाम का एक पेपर आता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर पर्पसेस, हायर एजुकेशन ऑल्सो। डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ एक और बात बतानी थी। किसी ने इंस्पायर फेलोशिप का अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। मास्टर डिग्री में है तो कोई मतलब है तो उनका अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जिनकी हो गई है उनका हो जाएगा। मतलब 20 वालों का हो जाएगा, 21 वालों का हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल तो फेलोशिप हुई नहीं थी। उसका रीज़न यही था कि कोविड की वजह से उनको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उन्होंने परसेंटेज तो अच्छे ले रखे हैं, गेन कर रखे हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं होगा। आगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो गवर्नमेंट पे है, तो आप इतना रिस्क नहीं लेते। हाँ, बट फॉर्म चल रहे हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर देना, ठीक है। और आपको तो अच्छी परसेंटेज लेके आनी है ताकि आप भी टॉप 1% में सिलेक्ट हो, गवर्नमेंट आपको सिलेक्ट करे, अच्छी स्कॉलरशिप मिले, अच्छी फेलोशिप मिले, रिसर्च वर्क के लिए आपको पैसे मिले और आप अच्छा करो। A differential equation is said to be linear if the dependent variable and its differential coefficients occur only in the first degree and are not multiplied together. समझते इस बात को क्या कहना चाहता है? देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लीनियर तब बोल देंगे जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसका डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट है वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री में हो। व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज ऑर्डर, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, मैंने अच्छे से पिछले एग्जाम्पल में समझाया था, पीछे लास्ट वाली क्लास में। व्हाट इज़ डिग्री, ऑर्डर, जो फर्स्ट क्लास थी इसकी, तो अच्छे से समझ के उस चीज़ को फिर पहली 2 क्लास देख के फिर इस क्लास को देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि लिंक बना रहता है हर एक चीज़ का। चैप्टर का तो लिंक बनेगा ही, उससे बाहर कहाँ से आएंगे। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q है। p एंड q आर द कॉन्स्टेंट और फंक्शंस ऑफ x ओनली, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर ही है, कोई 2 में नहीं है, 2 डिग्री में। ऐसे ही अगर कुछ ऐसी हो तो ये जो p और q है वो किसके फंक्शंस हो जाएंगे, y के हो जाएंगे, है ना। सो इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उसकी पावर भी 1 ही है और सिंपल एक ही ऑर्डर में है तो इसको लीनियर बोलेंगे। 2 ऑर्डर में होता तो आगे इक्वेशन आएगी तो उसके नेमिंग तब देंगे। Every linear differential equations is of degree 1, but every differential equation of degree 1 may not be linear, है ना। क्या बोल रहा है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 1 ही होगी। हाँ भाई, लीनियर में है तो सिर्फ एक ही कॉम्बो में पावर जाएगी तो उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 मे नॉट बी लीनियर, मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 ऑर्डर की है और उसकी डिग्री 1 होगी या नहीं होगी, अगर 1 भी है डिग्री तो हम उसे लीनियर नहीं बोल सकते। क्या कहना चाहते हैं, डिग्री और लीनियर में कंफ्यूज मत होना। लीनियर इक्वेशन वो बोलते हैं जिसमें डिग्री 1 हो, सिर्फ ये बात याद रख लो। लेकिन अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर नहीं बोल सकते, क्योंकि d/y अपॉन में dx² डिग्री तो 1 है, लेकिन उसको लीनियर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका एक अलग नेम है, वो आगे आएगा आपके। अभी सिलेबस में नहीं हुआ तो नहीं करवाना, हायर क्लासेस में आएगा। ज़्यादा उसके चक्कर में मत जाओ कि आगे 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 आएगा।
हाँ, बट इतना पता होना चाहिए कि वो चीज़ हम सीखेंगे। जैसे नॉन लीनियर भी तो होगा, है ना, सो उसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। टू सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आनी चाहिए, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। तो क्या प्रूफ करना है, आपको सोल्व करना है और दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। द गिवन इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। Multiplying both sides of the given equation 1 by e raised to power integration of px p into dx we get dy by dx। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सबको करना है मल्टीप्लाई। इसको किसके साथ करना है, e raised to power इंटीग्रेशन p dx के साथ कर दिया, इसके साथ फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ एंड क्यू के साथ, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाले के साथ किया है, तो फर्स्ट वाले को देखते हैं, एक बार सोल्व करो इस चीज़ को। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डॉट इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसके इक्वल आएगा डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट एक बार इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक को कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाओ डेरिवेटिव के लिए। डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई रेज टू पावर पी इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। अब वाई कॉन्स्टेंट की ट्रीट करो और इसका डिफ्रेंशिएट करो। ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स का करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा। सो दिस वन इज रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट वाला पार्ट सेम एज इट इज लिख देंगे, प्लस ऑफ ई रेज टू पावर, अब ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये पी बच जाएगा सिंपल। तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो गया। ये वाली बात पीछे आपने दो पार्ट्स में लिख रखी थी, पी वाई डॉट ई, है ना, और इसी पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को सोल्व करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने वही काम किया है, बस मैंने स्टेप बाद में समझा दिया। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड से, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वाई डॉट ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और इस तरफ इंटीग्रेशन किया है एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। तो एक हमें सॉल्यूशन चाहिए था जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म अगर एक्स में था तो एक्स में आ गया, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पे वाई में सॉल्यूशन आ रहा है ना, और यहाँ पे एक्स में। अगर एक्स में सोल्व करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव है तो एक्स में इस तरफ सॉल्यूशन आएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा प्लस कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे समझ में, मतलब ये बात किस चीज़ के लिए है, ये सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ऐसे भी तो हो सकती है, लीनियर ही है ना। सो दो सॉल्यूशन आ गए हैं, तो दोनों पता होने चाहिए। एमसीक्यू में एक पॉइंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये लॉजिक, इस चीज़ को समझाने का लॉजिक यही है कि अगर यहाँ से आपको समझ आ गया तो आप अपने एग्जाम्पल्स खुद बना सकते हैं। एक्सरसाइज तो मैं करवाऊँगी, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल मैं खुद करवाऊँगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इनसे पेपर कहीं बाहर नहीं जाता, बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, इनसे बाहर नहीं जाता। जिनको जेईई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करनी है वो अपना साथ के साथ आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की रेफरेंस बुक से सोल्ड एग्जाम्पल कर लें, ज़्यादा नहीं करें तो सोल्ड एग्जाम्पल कर ले, उनसे क्वेश्चन बन जाएगा, उनसे बाहर नहीं आने वाले। तो सोल्ड एग्जाम्पल ही इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप सिर्फ उनको देख के, उनसे सीख के अपनी रिवीजन करो। रिमार्क में क्या है, ये रिमार्क आप खुद पढ़ना क्या बता रहे, ठीक है, इजी से हैं, करवाऊँ, बता देती हूँ। द फैक्टर ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स मल्टीप्लाई बाई द लेफ्ट साइड of the differential equation become a differential equation of the same function x and y is called integrating factor of the differential equation and briefly known as denoted as integration factor. Second one है the coefficient of dy by dx और dx by dy must be unity. If it is not so तो हम unity बना देंगे कोई फॉर्मूला का यूज़ करके। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ई रेज टू पावर लॉग एक्स, ई से और लॉग कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा। ई रेज टू पावर 2 लॉग एक्स इसके पावर में चला जाएगा तो ई स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी
एक्स स्क्वायर बन जाएगा एंड ई log ये 1 बन गया, सो एक्स स्क्वायर इज माई आंसर। ई रेज टू पावर माइनस ऑफ log x है तो x की पावर -1, आंसर आ गया 1/x। ई रेज टू पावर ऑफ log 1/x हो गया, ई से और log से एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, 1/x आ गया। तो 3 फॉर्मूले आ गए, अच्छी बात सीखी हमारी। एक और ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जो बताया जा रहा है उसके ऊपर टिक कर ले, साथ के साथ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज होती रहना। और अभी जितना जल्दी साथ में जुड़ सकते हो, मतलब किसी कोई भी आपके लिंक में है तो उसको प्लीज़ बता दो कि भैया ऐसे ऐसे चैनल है। जितना जल्दी जुड़ोगे, जून तक आपका सिलेबस मैं बोल रही हूँ कि 8-9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छी बात है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। 3-4 बार रिवीजन हो जाएगी उस टाइम जब आपका लास्ट में एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट मार्च में, तब तक तो आपका सिलेबस कम से कम 10 से 12 बार मेरे साथ हो चुका होगा। आप खुद का करोगे वो अलग से। वर्किंग रूल फॉर सोल्विंग द इक्वेशन dy/dx प्लस ऑफ py इज इक्वल टू क्यू। इसके लिए क्या करेंगे, पी और क्यू को कांस्टेंट है, वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कर देंगे, वो ई रेज टू पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स ही होगा। और उसको सोल्व करने के बाद क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स आ जाएगा साथ में। ठीक है, इजी सा था, ये अच्छे से कर लिया आपने, सोल्व कर लिया। आगे करते हैं अभी प्रोसीड। अगला बेसिक में क्या है, अगले बेसिक में यही है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस टू फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसी के बेस पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितना जल्दी हो सके उतने एग्जाम्पल बनाने की ट्राई करना स्टार्ट कर दो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अभी करते हैं आप 5th चैप्टर का बेसिक स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स का आएगा अभी देखा था आपने, किसी को याद है? वेक्टर्स है 5 मार्क्स का, देखो मेरा वेक्टर्स 5 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चंस आएंगे। इंपॉर्टेंट है, इजी सा है, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है। एक मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, वेक्टर क्या होता है वो पता होना चाहिए, डायरेक्शंस क्या होती है वो पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी चीज़ का निकालने के लिए, वो अच्छे से समझाऊंगी। तो प्लीज़ एक बार डेफिनेशन करते हैं। इंट्रोडक्शन इन मैथमेटिक्स देयर आर सेवरल सिस्टम्स विच आर यूज्ड इन एनालिटिक। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, 10th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन परसों एग्जाम है बच्चों का 12 अप्रैल को। प्लीज़ शेयर कर देना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 11 वीडियो हैं। उन 11 वीडियो में अगर आपने वो एक्सरसाइज और जो एग्जांपल्स बताए गए अच्छे से किए, 100 आउट ऑफ 100 आराम से आएंगे। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है, एक्सरसाइज में से भी इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आप। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को बेल आइकन प्रेस करके रख लो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। सब्सक्राइब करके रख लेना और शेयर भी ज़रूर करते रहो ताकि सबको पता चल जाए और सबकी हेल्प हो सके अच्छे से। इन मैथमेटिक्स देयर आर द सेवरल सिस्टम्स विच आर यूज्ड इन एनालिटिक हैंडलिंग ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स। वेक्टर कंस्टिट्यूट वन ऑफ दिस एंड इज वेरी यूजफुल in the analytical study of those physical objects which possesses directions as well as magnitude. In this chapter, we shall study some basic concepts of vector and their algebraic and geometric property, which shall also discuss scalar product and vector product of the vectors. देखो वेक्टर में क्या होता है, मेन तो एक डायरेक्शन हो और उसका मैग्नीट्यूड हो। डायरेक्शन नहीं पता होगी तो हम उसे वेक्टर नहीं बोल सकते, मैग्नीट्यूड है तब तक हम वो स्केलर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन है देन मीन इट बिकम एन वेक्टर जिसकी एक डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर एक डायरेक्शन पर डिफाइन होता है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या बोल रहा है, ए प्रोपोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टेड सेगमेंट। मतलब ए से बी तक है, अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं तो इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। इफ़ वी एबल टू डिस्टिंग्विश दिस पॉइंट एज इनिशियल एंड टर्मिनल दैट इज नोन एज डायरेक्शन लाइन सेगमेंट। दस फिगर में दिखाया हुआ है, वी टेक ए एज इनिशियल पॉइंट एंड बी एज टर्मिनल पॉइंट, देन वी say that the straight line is directed from A and B and when write it as A से B means this is A to B vector represent कर दिया। so direction आ गई associated with the directed line segment, so length spot sense कुछ भी बोल सकते हैं। we have its length होगी, spot होगा, sense होगा। length कैसी होगी, distance हो जाएगी A और B इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे डिनोटेड बाय द सिंबल। मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मतलब डिस्टेंस निकाल देंगे। स्पॉट इज अ लिमिटेड लाइन ऑफ विच द डायरेक्टेड लाइन इज अ पोर्शन, द लाइन एल इज स्पॉटेड ऑफ ए बी, है ना, दिखा रखा है ना स्पॉट करके कि ए से बी तक जा रहे हैं। सेंस ऑफ ए बी इज फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। सेंस है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, सेंस होगी किसी चीज़ की, हमें दिस लाइन एंड रिप्रेजेंट दिस मैटर दिस मैनर, सो दिस इज अ सेंस ऑफ ए बी। अब पढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स।
ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, है ना, मैंने यही बताया था। किसी को स्केलर है, अगर उसकी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसे हम बोल देते हैं स्केलर। मतलब अगर 2 है, सिंपल मैंने 2 लिया, कोई एग्जांपल के लिए 2 लिख लिया, दिस इज़ अ स्केलर। अगर मैंने -35 लिया, साइन ऑफ थीटा लिया, दिस इज़ अ स्केलर। कैसे? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन होगी तो हम उसको बता सकते हैं कि वो एक फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? लेंथ है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, वट एवर वी वांट, बट इट इज़ अ स्केलर। मास है, कोई रेंज होगी, है ना, टेम्परेचर है, कोई रेंज होगी, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 32 डिग्री, है ना। टाइम है, टाइम मतलब 50 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर, 35 मिनट्स, कुछ भी हो। स्पीड जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं गाड़ी को, तो 35 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। एरिया मतलब 35 स्क्वायर फीट में है या 250 गज का है। ऐसी एनर्जी कितने किलो जूल है। पावर, वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एट्सेट्रा आर ऑल स्केलर्स। मतलब सिर्फ एक क्वांटिटी आ रही है, दिस इज नोन एज स्केलर। वेक्टर में क्या होगा? ए क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो हम उसको बोलेंगे वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेट एट्सेट्रा आर ऑल वेक्टर्स क्वांटिटी। फोर्स कैसे? फोर्स होगी, मतलब एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जैसे अब मैं फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूँ, देखो समझना है इस बात को, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ वॉल की तरफ ही फोर्स लगाऊँ तो कोई वर्क तो होगा नहीं, लेकिन फोर्स तो लग रही है, तो जो वो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी ना। वेलोसिटी, फोर्स तो लग रही है लेकिन वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रही चीज़ें, है ना। डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए वर्क के लिए। वेलोसिटी होगी तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, मतलब किस स्पीड के साथ जा रहे हैं। डी बाई अपॉन में डी टी करते हैं ना, तो वेलोसिटी डी एस अपॉन में डी टी, मतलब स्पीड के साथ टाइम में इंक्रीमेंट, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। एक्सेलरेशन फोर्स का ही है, वेलोसिटी का ही दोबारा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं, देन वी गेट एक्सेलरेशन। मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। सो अगर मास तो स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होने पर एक वेक्टर बनेगा। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। वेट में W इज इक्वल टू mg होता है। m मास तो है, लेकिन g ग्रेविटी, सो ग्रेविटेशन वाले के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन गिवन होगी अपवर्ड, डाउनवर्ड, कैसे भी, आर ऑल वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो मैंने अच्छे से सब कुछ बता दिया है। इनमें से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, 4 ऑप्शन दे देगा, व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, ठीक है। डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं सीधे सीधे, सो इम्पोर्टेंट। और चैप्टर का नाम ही वेक्टर है, तो वेक्टर तो पता ही होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे दिखाएंगे? मैंने अभी बताया था, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक दिखा दो तो हम उसको वेक्टर बोल देते हैं। फाइनल टू इनिशियल भी दिखा सकते हैं, उसको डायरेक्ट लाइन सेगमेंट बताया था मैंने। उसी को, उसके ऊपर जो नोटेशन होती है एरो का सिंबल, दिस रिप्रेजेंट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन गिवन है। मैग्नीट्यूड तो हम सबका निकालेंगे, स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, ठीक है। आई थिंक होगी ये डेफिनेशन क्लियर। नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, नोटेशन मीन्स ए वेक्टर इज जनरली डिनोटेड एज बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सच एज ए बी, और बाय ए सिंपल स्मॉल लेटर विद एन एरो ए एंड बी। नोटेशन में इसमें सिंपल एक छोटा आता है, ठीक है। वेक्टर्स आर आल्सो डिनोटेड बाय लेटर इन थिक बोल्ड टाइप नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, क्लैरेंडन टाइप, ठीक है। ए और बी में नोटेशन होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा? द मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी, उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नोटेशन में, इज द लेंथ मेजर्ड बिटवीन ए एंड बी डिनोटेड बाय ए एंड बी का मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर है और उसे ए के से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ए और बी और ए सेम ही आएंगे, अल्दो डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो, और जिसके पास मैथ है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आई एम विद हिम और हर। देखो चीज़ों को करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, एक तो कर लो बिल्कुल बिना समझे, एक चीज़ को समझ के कर लो। समझ के करोगे तो इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि वाह, मैथ्स से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब देखो, हमें पता था स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, हम हर एक टाइम पे ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट नहीं करेंगे, अब मेरी एक उंगली है,
अब मैं इस उंगली को क्या अगर मैं डायरेक्शन प्रोवाइड करवा दूँ तो ये वेक्टर बन जाएगी, नहीं तो स्केलर भी नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड थोड़ी ना इसका, यहाँ भी एक अमाउंट है कि 1 है ना। तो अगर हर एक चीज़ को हम अपना सोचने का वे चेंज करेंगे कि हाँ इसे मैथ्स में कैसे यूज़ किया जाए। मैथ हर जगह यूज़ होता है, आप खड़े होंगे सोएंगे हर टाइम पे हमारा मैथ से ही काम करता है। सुबह उठते ही वॉच देखनी है, पहले मैथ आना चाहिए। फिर कहीं जाना है तो उसके लिए अगर ये देख रहे हैं कि टाइम देख रहे हैं कि हाँ टाइम का तो हो गया, सुबह उठते उठते कितनी देर में पहुंच जाएंगे। अब गाड़ी की स्पीड अच्छी है तो टाइम कम लगेगा, तो भी आइडिया लग जाता है कि हाँ इतनी देर में पहुंच जाएंगे। सारी जगह पे मैथ ही है। चलते टाइम चल रहे हैं, परपेंडिकुलर में फोर्स लगा रहे हैं, फिजिक्स और मैथ दोनों कंबाइन हो रहे हैं। फिजिक्स तो मैथ का मतलब 85% इज़ मैथ एंड 15% इज़ फिजिक्स। सो अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है तो आप अपनी फिजिक्स को 85% तक अच्छा बना दें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर कंटिन्यू में बने रहेंगे साथ में तो आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी होगी होगी, आपका मैथ्स अच्छा होगा ही होगा, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, कंसेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे, आपको हर एक चीज़ का मीनिंग पता चलने लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, सीखी है तो क्यों सीखी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच। ओके बाय।